हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो यार आज बात करेंगे हम टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल फार्मूला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप सबको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी टॉप फार्मूलाज हो सकते हैं जिन पे डिपेंडेंट डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब की डिस्कशन आज बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं यार। ओके, सो द फॉर्मूला नंबर 1, व्हाट इज दैट सर? देखो भाई, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर पंगे हो जाते हैं उधर, तो पंगे नहीं करने हैं। तो बहुत सही फॉर्मूले जितने भी यहाँ पे हैं वो ही मैं डिस्कस करूंगा यार। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा सर क्या है? देखो, कभी भी किसी भी वायर में, मान लिया एक वायर है आपके पास, ठीक है, एक वायर है इस तरीके से मैंने मान लिया, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। बट ये जो करंट है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, टाइम डिपेंडेंट है। कैसे सर? अगर करंट दे रखी है समथिंग लाइक दैट 2 + 3t, कुछ ऐसे दे दिया, मतलब करंट ना टाइम का फंक्शन होगी, टाइम के टर्म्स में गिवन होगी, समझ गए? तो सर आप पूछा क्या जाएगा, तो इस वायर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो चार्ज आपसे पूछा जाएगा। देन हाउ यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम? इजी कैटेगरी है, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो फिर टिपिकली बन जाता है ना। तो जब भी करंट टाइम के टर्म्स में गिवन होगी, क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे आएगा, तो क्या करके आएंगे, तो आपको चार्ज निकालना है बाय इंटीग्रेशन, है ना। टाइम गिवन होगा t1 से t2 i इंटू dt। दिस इज द फॉर्मूला एंड यू कैन यूज दिस कंसेप्ट। मान लो या फॉर्मूला मान लो यार, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा सर, वो आपसे पूछेगा 1 सेकंड से 2 सेकंड पे पूछेगा, या 0 से 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी पूछ सकता है। तो उस टाइम लिमिट को लेना और आई की वैल्यू पुट करना, इंटीग्रेट करना, चार्ज आपका आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन, समझ गए? जैसे मैं अगर यहीं पे ले लूं, ये पूरी वैल्यू मैं यहां रखूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, बस मेरे को बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। रही मेंस वालों की बात, वो तो उसको फोड़ देंगे, देखते ही उड़ा डालेंगे, ठीक है। लेकिन मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट मैथमेटिकली टिपिकल हो जाती है चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने बेसिक तो सबको आता है यार, ऑब्वियसली बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। जस्ट पुट द वैल्यूज, इंटीग्रेट करना, सिंपल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन याद रखियो, कभी भी करंट अगर टाइम डिपेंडेंट है तो ऐसे करना है, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम के लिए बेहतरीन, आजकल लगातार क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से देखना, मैं कितने जो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के वास्ते, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज, आप समझ गए होंगे, ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो देखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है और कहां से पूछ सकता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होंगे। और जब भी ड्रिफ्ट स्पीड से कोई भी क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, पुट द वैल्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही बस याद रखना। तो सर सबसे पहली क्वेश्चन क्या हो सकती है, देख भाई ध्यान से देखना, ड्रिफ्ट में कितने डिफरेंट फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। अगर उसने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और करंट गिवन है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, सबको पता है, सबको पता होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, आ चुका है क्वेश्चन, मेंस में भी नीट में भी आते हैं, आते रहेंगे आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर करंट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे रहने वाले हैं पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है ड्रिफ्ट स्पीड आपकी। बस यहां से जो भी मिसिंग होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो एक्चुअली में होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, ई टाउ बाई एम। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर इसको कैसे याद रखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई तो ऑब्वियसली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है सर, दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम। याद रखियो बस, रिलैक्सेशन टाइम गिवन होता है सब कुछ, और मास तो आपको पता ही इलेक्ट्रॉन का गिवन होगा, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन, ध्यान से भाई, ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। सारे वो बेहतरीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेलेक्ट करके, ओके। और क्या हो सकता है सर, एनीथिंग एल्स, कुछ और भी हो सकता है क्या? यस,
अगर भाई इनमें से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पे देखो करंट है, करंट भी नहीं दे रखी, तो करंट डेंसिटी गिवन होगी, ध्यान रखियो। करंट डेंसिटी होती है करंट डिवाइड बाई एरिया, यानी जे बन जाएगा आपका NEVD। तब आप इसका यूज कर सकते हैं, तब आप इसका किसी पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ये आप ध्यान रखना। बस आपको देखो ज्यादा टिपिकल नहीं है, इन्हीं से आप इनको बना सकते हो। दिस इज करंट डेंसिटी, इसका नाम याद रखना करंट डेंसिटी, बाकी तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। एक और बहुत बेहतरीन सा रिलेशन इसमें देखने को मिलता है। आप सबको आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे जा सके, आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोनों एग्जाम के अंदर। क्या सर, क्या भाई, मोबिलिटी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया, म्यू से डिनोट करेंगे, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट देखो छोटे से फॉर्मूले पे दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो फर्दर आ सकता है, क्योंकि यार इससे क्वेश्चन आने 100% चांस रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूले हम याद कभी कभी छोड़ देते हैं, चलो भाई छोड़ देते हैं, और उसी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज मोबिलिटी, और इस पे क्वेश्चन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मोबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़े, ठीक है ना, और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना पता हो, ठीक है, तो क्या करके आएंगे, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां पटक देंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू बन जाएगा ई टाउ बाई एम। ध्यान रखना ये सेकंड फॉर्मूला है मोबिलिटी का, जब रिलैक्सेशन टाइम गिवन हो, यानी टाइम के टर्म्स में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सबसे पहले दिमाग में बिठा लो, रिवाइज कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर की ही कर लो इस समय, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट आने चाहिए, एंड PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, समझ गए, क्योंकि कम टाइम है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी बॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आने वाला है इस लिस्ट में, नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते। ओके वो सब बात करता हूं यार, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉर्मूला की डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी पूछे भी गए हमारे एग्जाम में, और फर्दर हम अवेयर रहेंगे डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आएंगे। व्हाट इज दैट सर, तो देखो 3 ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं, आपको याद रखने हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है बॉस, बस याद रखना, बताऊंगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टिविटी का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है, व्हाट इज दैट, M/N/E² टाउ, याद रखियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन देता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ गिवन होएगा, मास पता होएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, दिस इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम गिवन होगा, पुट करो, आंसर करो, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है रेजिस्टिविटी के लिए। अब देखो वो बोल रहा है जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे रेजिस्टेंस करता है वैसे ही करती है, बट 3 तरीके के मटेरियल यहाँ पे यूज किए जाएंगे। पहला फॉर ये है कॉपर के लिए, ठीक है, ये कॉपर के लिए यूज किया जाएगा, ये जो ग्राफ है आप देखो, डेंसिटी जो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, इसका ग्राफ की ओपनिंग ऊपर को जाएगा, ठीक है, कॉपर किस टाइप का मटेरियल है आपको सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका वो नाइक्रोम और मैग्नीशियम के लिए यूज किया जाता है, जो अलॉयज होते हैं, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना कि कर्व बनेगा, ध्यान रखियो, बस ये नाम याद रखना, नाम से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर दिस या फॉर दिस, जैसे ही नाम आपने देखे उड़ा देना, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का किसी का भी नाम यूज हुआ तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ माने जाते हैं, ध्यान रखियो, ठीक है, अपने एग्जाम वास्ते दोनों जेईई मेंस एंड नीट बोथ, ओके। सो यार रेजिस्टिविटी के लिए इतना दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना रेजिस्टिविटी देखो भाई ऐसे ही आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो कितनी वैरायटी के न्यूमेरिकल सर आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, चलो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो सर सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आ सकता है भाई, रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो यार, अगर रेजिस्टेंस को वो पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपको पता है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये होता है, ठीक है ना। किसी भी वायर का टेम्परेचर वो आप चेंज कर रहे हो तो resistance at any particular temperature T, and this is the resistance at 0 degree Celsius, initial resistance जो होगा 1 plus alpha T, alpha is the temperature coefficient, T is the temperature, जिस पे पूछ रहा है कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बताओ, तो you have to remember this formula to solve the problem, ध्यान रखियो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूला बेस्ड, ओके। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये वाला देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये किसके लिए वैलिड होएगा, समझना आप बात को, ठीक है। इसको मैं ना दोबारा लिख दूंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। वो बोलेगा एक वायर है सर,
एक वायर है आपके पास जिसकी ओरिजिनल लेंथ दे रखी है L1, एरिया दे रखा है A1 और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R1, ठीक है। इस वायर को खींच के स्ट्रेच करके, है ना, स्ट्रेच कर दिया, इस वायर को स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बड़ा करने से लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस नया चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि लेंथ को चेंज किया है, इफ लेंथ, है ना, ये याद रखना क्वेश्चन में, लेंथ इज चेंज्ड। अगर क्वेश्चन में बोला वायर की लेंथ चेंज की गई है तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। इनिशियल रेजिस्टेंस जो गिवन होगा और चेंज होने के बाद जो लेंथ आई है वो डिवाइड बाय इनिशियल का स्क्वायर, लेंथ गिवन होगी, इसमें फुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सपोज करो आपकी जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ से n टाइम्स हो गई है, n टाइम्स कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो n के टर्म्स में आप लिख सकते हो डायरेक्ट दिस वन, है ना। सपोज करो उसने बोला इसको इंक्रीज करके 2 टाइम्स कर दिया L1 से, तो ये n की वैल्यू लेनी है और इसको यहां पटकना, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखियो ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब लेंथ में चेंज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है सर, देख ले भाई, इफ अगर लेंथ चेंज नहीं की गई, दो धुरंधर खिलाड़ी हो तो क्या करेगा, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उसने बोला सर इफ रेडियस इज चेंज्ड, ओके, अगर उस वायर की रेडियस को चेंज किया गया है, इनिशियल रेडियस थी R1, चेंज होके हो गई R2, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा सर, तो नया रेजिस्टेंस जो बनेगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो आप कैसे निकालेंगे, देख ले भाई, इनिशियल रेजिस्टेंस एज इट इज R1 अपॉन R2 लिखना है, ध्यान समझना, R1 अपॉन R2, ठीक है, क्योंकि रो L अपॉन A होता है, A का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1 ऊपर जाएगा, R2 नीचे, और पावर 4 बनेगी, याद रखियो। और अगर वो R2 जो हुई चेंज करके वो इनिशियल की n टाइम्स हो गई, n टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस, दिस इज योर इनिशियल रेजिस्टेंस, डिवाइड में n की पावर 4 होगा, n टाइम्स यानी 2 टाइम्स या हाफ या 3 टाइम्स, वो n यहां पुट करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है ना। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिन पे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे हैं ना यार, रिवीजन करने हमने सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं का रिवीजन करेंगे, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस में ये रखेंगे। अभी जो फिफ्थ फॉर्मूला है ना, मैं उसको अलग से करूंगा, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी जिनको मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बढ़िया तरीके से, थोड़े टिपिकल, जिसको बोल सकते हो आप टिपिकल, है ना, थोड़े से कैसे आएंगे क्वेश्चन, लेट्स सी। फिफ्थ वाले में मैंने क्या लिया है, देखो, इफ वायर इज गिवन ऑफ वैरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर ऐसा वायर दे रखा है जिसका हर पर्टिकुलर सेक्शन पे एरिया चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो एक ऐसा वायर है, यहाँ पे जो एरिया है वो बड़ा है, ज्यादा है मतलब, और इधर जाते जाते कम हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे एंड 2 पे उसका एरिया कम हो चुका है काफी। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, पहले वाला ये वाला, इसकी रेडियस है लेट्स सी R1 और लास्ट वाले की लेट्स सी R2 है। तो बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेंस और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जेईई वालों तुम्हारे लिए तो भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, तो वो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, उड़ा के आ जाइयो, बेहतरीन। वो पूछेगा इस टाइप के वायर का रेजिस्टेंस बताओ, तो भाई याद रख लियो, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो रो और उसकी लेंथ L होगी, कुछ यहां से यहां तक, डिवाइड में पाई R1 R2 यही आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो आप डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट ही पूछेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और जेईई मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। नीट के लिए थोड़ा टिपिकल वाला बन गया है, जेईई वालों के लिए तो नॉर्मल है भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, ओके, याद रख लेंगे। ओके यार, इससे रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई, देख लेते हैं। अच्छा पहले बता देता हूँ यार, नीट वालों तुम्हारे वास्ते नहीं है, बट जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी यार फॉर्मूले मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है बॉस, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बट कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो केवल जेईई मेंस में आते हैं, तो जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये एक ऐसा है, ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन में बोला इफ रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी की बात करा और वो रेजिस्टिविटी जो है इज वेरिएबल, ठीक है, अगर वो रेजिस्टिविटी वेरिएबल है, मतलब रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखी है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ऐसे समझ लेना, एक्स पे, वाई पे, आर पे, वटएवर जो भी होगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर वायर का जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी होगी वेरिंग, उस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, ध्यान से समझियो। तो क्या करेंगे, अगर वायर की लेंथ ए एंड से बी एंड तक जा रही है, तो 0 से L तक जाएगी लेंथ, और उसमें पूरी रेजिस्टिविटी उसी में है, वेरिंग है वो, तो रेजिस्टेंस निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L तक लिमिट लेना, और जो रो दे रखा होगा x इन टर्म्स ऑफ x, आर पोजीशन होनी चाहिए कुछ भी हो, ठीक है, इनटू dx ओवर
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप आप कट करोगे इसका एरिया तो सेम ही नहीं रहेगा, ये वाला इसकी स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो dx होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करके रेजिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट भी यही है, याद रखना बढ़िया तरीके से तुम्हारे लिए, ठीक है। नीट में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, नीट में नहीं आएगा, जब तक मैं इनको बता रहा हूं आप रिवाइज कर लो फटाक से, जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, समझ गए, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस, नीट, सबके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, ओके यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आजकल लगातार पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में यार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए, कार्बन रजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, पता भी होगा आपको, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जब भी कार्बन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर आपको गिवन होगा, उसका रेजिस्टेंस पूछे, सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से समझो, फॉर्मूला बनाते हैं पहले, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है सर। ये जो पहली देखो, लेफ्ट टू राइट स्ट्रिप को काउंट करना होता है, लेफ्ट से जाएंगे राइट को जाएंगे, तो पहली स्ट्रिप है ये वाली, ठीक है, ये जो पहली स्ट्रिप है, क्लियर है, दिस वन, तो ये पहली मतलब स्ट्रिप है जो बैंड कलर होता है, दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड, दिस वन फोर्थ, चार रहती हैं भाई, चार, ठीक है, याद रखियो चार रहती है। तो भाई सर कैसे करेंगे, मतलब क्या करेंगे इसमें, ठीक है। पहली जो दो स्ट्रिप होती हैं ये कलर के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी बॉस, कलर का नंबर कौन सा है, पहली दो स्ट्रिप। तीसरी स्ट्रिप मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लायर का मतलब 10 रेज टू पावर में रेज करेंगे उसके नंबर को जो भी कलर होगा, और लास्ट की स्ट्रिप कलर को रिप्रेजेंट करेगी, कलर कौन सा है, तीन ही कलर यहाँ पे यूज होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, थर्ड कलर होता है नो कलर, ओके। तो सर पता कैसे चलेगा, देखो भाई, सपोज करो पहली स्ट्रिप का नंबर आता है n1 और इसका नंबर कुछ है n2, तो हम लिखेंगे n1 n2 इंटू जो थर्ड स्ट्रिप है इसका जो नंबर होगा लेट्स सी वो होगा n3, इसको 10 रेज टू पावर में लिखेंगे n3, और लास्ट बताएगी कलर की टॉलरेंस, कम ऑन, लास्ट क्या बताएगी, कलर की टॉलरेंस बताएगी, ध्यान से समझिए, लास्ट बताएगी कलर की टॉलरेंस, इसका मतलब उसको लिखेंगे प्लस माइनस x% जो भी होगी, और यहां से आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, रेजिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट करके आ जाएंगे। और फंडा आप सबको पता होगा सर, कलर कैसे रीड करेंगे, बी रॉय, ठीक है, बी रॉय सबको पता होगा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ओके, इतना ही याद रखियो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है सर, देखो भाई, बीबी रॉय यानी ये ब्लैक है और इसको 0 नंबर देना है, नंबर देंगे फिर डेसिमल देंगे, उसका जो मल्टीप्लायर होगा उसमें उसको रेज करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर ये होता है, ब्राउन के लिए 1, फिर रेड के लिए 2, फिर ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ठीक है, ग्रीन के लिए 5, एंड दिस इज 4, ब्लू 6, वायलेट 7, दिस इज व्हाट, ग्रे 8, व्हाइट 9, ठीक है, यहां तक नंबर देना, उसके बाद नहीं है। ये जो तीन कलर होते हैं लास्ट के, ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, नाम लिख लेना, आपको लिख भी रखा होगा यार। गोल्ड में टॉलरेंस होती है 5%, इसमें होती है 10%, और अगर कलर ही नहीं है, ये स्ट्रिप गायब है अगर, तो इसकी टॉलरेंस होती है 20%, याद रखियो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये याद है तो उसको चुटकियों में उड़ाया जा सकता है, मतलब हर कोई कर सकता है अगर ये याद है तो, है ना। करके दिखाऊं, देखो उसने रैंडमली दिया कि जो पहली स्ट्रिप है उसने येलो बोल दिया, ब्राउन बोल दिया, वायलेट बोल दिया, और लास्ट की स्ट्रिप पे लिख दिया सिल्वर। तो बताओ इस कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा इस कार्बन रेजिस्टर का, देखो यहीं से निकाल सकते हो, R इक्वल टू N1 ढूंढो पहले, यानी पहली स्ट्रिप का नंबर क्या है, येलो का है 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है सर, ब्लू, ठीक है, ब्लू बोला है मैंने, ब्राउन बोला है, चलो ब्लू मान लेता हूं, ठीक है। सो ब्लू कहाँ है, 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है। फिर वायलेट कलर का कितना है, 7, और जो थर्ड कलर होता है उसको लिखते हैं हम 10 रेज़ टू पावर में रेज करके, देखो 10 की पावर में n3 लिख दिया मैंने, और लास्ट का कलर है आपके पास सिल्वर, उसकी टॉलरेंस है 10, तो प्लस माइनस 10 आप लिख सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कार्बन रेजिस्टर गिवन होगा, रेजिस्टेंस निकालना है, कभी कभी रेजिस्टेंस गिवन होगा तो कलर्स बताने हैं, तो रीड करना आपको आना चाहिए, पहला कलर, दूसरा कलर, 10 रेज़ टू पावर में जो नंबर है वो तीसरा कलर, और ये लास्ट में जो है उसकी टॉलरेंस है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ये याद होना चाहिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ
हैविंग या वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और अगर नहीं है, कोई कलर ही नहीं है, चौथी बैंड ही नहीं है, फोर्थ वाली जो स्ट्रिप है वो है ही नहीं, तो आपने 20% लेनी होती है। जब कलर फोर्थ कलर मिसिंग होता है ना तो 20% लेनी होती है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द कार्बन रजिस्टर प्रॉब्लम। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में आने के, तो आप ध्यान से करके जाइए, ठीक है। ओके गाइस, अब एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसपे लगातार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और नीट वालों तुम्हारे लिए बहुत धुरंधर होने वाला है। अगर क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से तो डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत कम इस पे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, बट मेन्स में तो लगातार पूछे गए हैं, तो वहां पे आ रहे हैं तो हमारे एग्जाम में नीट में भी पूछे जाएंगे। व्हाट इज दैट सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, याद रखियो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जब भी बात करेगा, द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन द पैरेलल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंसेज। कैसे सर? देखो भाई, अगर सपोज करो पैरेलल एक सेल ये रहा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, उसके साथ ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा सेल ये रहा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, ओके। और भी पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये सारे पैरेलली कनेक्ट होंगे, यहाँ पे टर्मिनल बी होगा, यहाँ पे टर्मिनल ए होगा, इसका ईएमएफ दे रखा होगा E1 रेजिस्टेंस R1 इंटरनल, इसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E3 रेजिस्टेंस R3, एंड और भी हो सकते हैं, बट 3 से ज्यादा जनरली नहीं देगा, या तो 2 देगा या 3 देगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पता क्या बोलेगा, इस पूरे सेल कॉम्बिनेशन का नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, वोल्टेज ड्रॉप निकालो अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो नेट इक्विवेलेंट ड्रॉप होगा, ई इक्विवेलेंट निकालना है, समझेंगे आप। पहला क्वेश्चन तो ये आता है यहाँ से, सर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ई इक्विवेलेंट जब भी निकालना होगा, नेट ईएमएफ, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन गिवन होगा, तो पता क्या करोगे, पहला जो सेल होगा उसका ईएमएफ लो, उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, प्लस दूसरे का ईएमएफ लो, उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, प्लस तीसरे वाला ले लो, उसी के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना, और भी होते हो ऐसे ऐड करते जाना डिवाइड में। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को इनवर्सली ऐड करो, कैसे सर? 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये लिखना सीखो, रटना नहीं है, लिखना सीखो। यहां से इक्विवेलेंट डायरेक्ट आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा, केवीएल वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसको याद रखेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन 3 सेल कॉम्बिनेशन या 2 सेल कॉम्बिनेशन पे ही आता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये तो हो गया इक्विवेलेंट। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, आप ध्यान से समझो। आप अगर ये जो 2 टर्मिनल है आपके पास ए और बी, इनके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और तो पूछेगा बताओ इसमें जाने वाली जो करंट होगी, व्हाटएवर जो भी करंट होगी इसमें जाने वाली, ठीक है, इसमें जाने वाली जो करंट होगी, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पता है क्या करना है, करंट के लिए निकाल के आना भाई, करंट होती है V/R, मतलब टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल इक्विवेलेंट यहां से निकाल लोगे, यहां से इस फॉर्मूले से। आर टोटल कितना होगा, जब देखो इसमें ये रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगी ही जाएगी, इन सारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो दे रखा है, एंड ऑल दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करोगे, इन सारे रेजिस्टेंस का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना, R 1/R इक्विवेलेंट से, कैसे सर? 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना, और वो R इक्विवेलेंट R के साथ ऑब्वियसली सीरीज में होगा, तो उस R इक्विवेलेंट को यहाँ देना, प्लस R, यहाँ से आपकी करंट आएगी। ओके यार, बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे बहुत जरूरी है हमारे लिए। कभी कभी वो क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखो इसका अरेंजमेंट कैसा है, इसमें हर बैटरी का देखो सेम सेंस में है, सारी बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में, नेगेटिव टर्मिनल एक ही साइड में, ठीक है, सेम सेंस में अरेंज है, ठीक है। लेकिन अगर उसने गलती से किसी एक बैटरी को रिवर्स कर दिया, मतलब लेट्स सी इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ध्यान से समझना, तो E2 जो है वो इन दोनों के अपोजिट हो गई है एक तरीके से, तो इसी को रिवर्स किया है, इसी को अपोजिट किया, तो इसी का साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लेना है, ध्यान से समझना, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो विद नेगेटिव साइन आपने इसको लेना है, क्योंकि इसको रिवर्स किया गया है, इस बात का ख्याल रखेंगे। मतलब इनमें से कोई भी बैटरी को अगर रिवर्स कनेक्ट किया गया होगा, उसको विद नेगेटिव साइन यू हैव टू पुट, देन यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस कंसेप्ट से। ओके, इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों एग्जाम के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ। ओके यार, अब बात करेंगे पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्या आप यूज कर सकते हो। आप सबने पढ़ा होगा बेसिक
कंसेप्ट आप सबको आता होगा, ठीक है। लेकिन किस फॉर्मूले पे हमने डिपेंड रहना है, मतलब क्वेश्चन किस पे ज्यादा डिपेंडेंट आते हैं, उसको जल्दी से रिवाइज भी तो करके जाएंगे ना। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, वो तो साल भर हमने मेहनत करी है, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में क्या रखना है, लेट्स सी। देखो भाई, यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट मैंने बना दिया है पोटेंशियोमीटर का। दोनों एग्जाम में बढ़िया जो क्वेश्चन आते हैं, बस आप प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है। देखो ये मेन बैटरी है जहां से करंट सप्लाई होगी, ये मेन बैटरी है, ठीक है, ये मेन है। तो यहाँ से करंट आएगी और ये ए बी वायर है आपका, जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर के नाम से जानते हैं। इस ए बी वायर की लेंथ समथिंग कुछ गिवन होती है और रेजिस्टेंस भी इसका कुछ ना कुछ गिवन होगा, ठीक है। उसने क्या किया है, एक सब जो सर्किट यहाँ पे बना रखा है उसने, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वायर के थ्रू एक बैटरी है, ये अननोन ईएमएफ होता है, अननोन ईएमएफ का एक सेल लगा हुआ है और गैलोमीटर के थ्रू जो कि को टच किया जाता है वायर पे, यहाँ पे सी पॉइंट पे। तो ए साइड से जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये वाला देखो देखो देखो, ए साइड से मेजरमेंट करते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अगर ये गैल्वेनोमीटर इस पे टच करते ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है, नल डिफ्लेक्शन देता है, तो यहां से यहां तक की लेंथ को मेजर कर लिया जाता है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए से सी तक, वो पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के, ए से सी तक, ध्यान से समझना। और यहीं से कंसेप्ट आपको मिलता है बेहतरीन, ए सी इज इक्वल टू के, जिसको हम बोलते हैं एल ए सी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी वी ए सी ओवर एल ए सी, समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और उसी कंसेप्ट के हेल्प से हम इसके टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं, ठीक है। वो बोलेगा यार सर वीएसी की वैल्यू बताओ, अगर एल दे रखा है तो के निकालना पड़ेगा और के नहीं गिवन होगा, तो के के लिए पता है क्या करोगे, आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो भाई वोल्टेज और लेंथ का जो होगी बैलेंसिंग लेंथ होगी उसका रेशियो है, ये तो कांस्टेंट होएगा। तो हम टोटल कोशिश करेंगे टोटल ईएमएफ निकालने, है ना, पूरे वायर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है ए से बी तक, उसका वोल्टेज निकाल लें और पूरी लेंथ से डिवाइड कर दें एल ए बी, यहां से के कैलकुलेट किया जा सकता है, वो के यहां पटक देंगे। ये अननोन जो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कंसेप्ट बेस्ड, जिसमें कंसेप्ट यूज होगा। आप बोलोगे यार सर अगर हमें ए से बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप ही ना पता हो तो उसको निकाला जा सकता है बोस, वी ए बी निकाला जा सकता है आई आर ए बी से, वी इक्वल टू आई आर। करंट कहां से निकालेंगे, करंट यहां से सप्लाई हो रही है, जिस जिस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी, सपोज करो इसमें जो रेजिस्टेंस है इसी का रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साथ रेजिस्टेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेना। ये तो रहा कंसेप्ट। ओके गाइस, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने याद रखने हैं इसमें, खासकर सबसे पहले इस ईएमएफ का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हुआ, ध्यान से समझना, वो पूछा जाता है मैक्सिमम, तो इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, फिर ये, तो इसमें जब करंट जाएगी तो आर आप निकालेंगे, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू दो बैलेंसिंग लेंथ गिवन होंगी -1। ध्यान से समझना, गलती से क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर का यूज किया गया और दो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है और रेजिस्टेंस पूछा है इंटरनल ऑफ दिस सेल, तो यहां से आप डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। फिर सर और क्या पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कंपैरिजन, अगर दो अलग अलग अननोन ईएमएफ आपको दे रखे हैं उनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, यानी आपने पढ़ा होगा सेल 1 सेल 2 का ईएमएफ इक्वल टू दो बैलेंसिंग लेंथ L1 ओवर L2, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहां से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये तब है जब दो सेल लगे होंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, उन दोनों का रेशियो जो होता है दो बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा सर अगर केवल एक ही सेल लगा हो और उसी की वैल्यू पूछ ले, इसकी वैल्यू पूछ ले, ई की अननोन ईएमएफ पूछ ले, तो मैंने बता दिया ना, यहां से आप रिप्लेस कर दो, यहीं से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। ये इसके इक्विवेलेंट है, जो एसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ई के इक्विवेलेंट होएगा, निकाल लेना। यानी अगर ई को निकाल लेना है, ओरिजिनल बैटरी जो लगी है उसको ले लो और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है इसको ले लो, टोटल वायर की जो होगी एल ए बी, टोटल वायर की उसकी ले लो, यहां से आप निकाल सकते हो। सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सब पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो भाई मचा के आ जाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि यार अगर एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो कैसे करके आओगे, आपने देखे होंगे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, लगभग हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कैसे उड़ाना है बॉस, दोनों के कंसेप्ट और फॉर्मूला देख लेते हैं फटाक से। एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ना, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, सर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है जी, और इसके पैरेलल में अगर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, जो रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है उसको बोलते हैं शंट, ठीक है, एस से डिनोट करेंगे। देयर इज ए रेजिस्टेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर,
ध्यान से समझो, यहां से आएगी मेन करंट, इसको नाम देंगे मेन जो करंट होगी आपकी, ठीक है, जो रेंज होगी करंट की वो यहां से निकालेगी आई। जब आई यहां से जाएगी तो इसमें जाएगी केवल आई जी, और इसमें जाएगी जो बचेगी वो इसमें जाएगी, यानी आई माइनस आई जी, जिसको आप लिखते हो आई एस, द करंट इन द शंट, ठीक है। दोनों करंट यहां से आके वापस इधर चली जाएंगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना गैल्वेनोमीटर में, अगर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे एमीटर बन जाता है। दिस रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल फॉर एक्यूरेसी। क्लियर है? तो सर क्या पूछेगा, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस शंट, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी कि ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन जाए। तो भाई याद रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो G ओवर I ओवर आई जी माइनस वन, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर H की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। G क्या है सर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, I क्या है सर, मेन जो रेंज होगी एमीटर की, जो रेंज होगी उसकी मेन करंट है I जी क्या है सर, I जी गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट है, गैल्वेनोमीटर करंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फुल स्केल, ठीक है, डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, सब कुछ गिवन होता है, बस आप ध्यान से रीड करेंगे, प्रॉब्लम डेटा देखेंगे उसमें क्या दे रखा है, फिर उड़ाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सर, और क्या पूछेगा, ये जो एमीटर बना है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। एमीटर का रेजिस्टेंस अगर गलती से पूछ ले, देख भाई एमीटर का रेजिस्टेंस बनाने के लिए दो रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं, गैल्वेनोमीटर और शंट, और दोनों पैरेलल में है, तो S इंटू जी ओवर S प्लस जी। अगर ये पूछा ना तो S गिवन नहीं होगा, S यहां से निकालना है, ठीक है। उसके लिए आई जे गिवन होती है, आई सब कुछ गिवन होता है, यहां पुट अप करना है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर एमीटर, ओके। इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ओके कूल। अब हम बात करेंगे, इसी में बता देता हूं, 11 वोल्ट मीटर पे आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल। वोल्ट मीटर और भी आसान, कैसे करेंगे सर, वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, RS सीरीज में, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को वोल्टमीटर V बोला जाता है। और इसके अक्रॉस यहां पे जो अप्लाइड पोटेंशियल है, जिस रेंज का बनाना है V, वहां से करंट इसमें जाएगी, तो जो IG इसमें जाएगी वही, चूंकि सीरीज में सेम करंट होगी। पता क्या पूछेगा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो बताओ R की वैल्यू कितनी है, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो R आप डायरेक्ट निकाल सकते हो V बाई आई जी माइनस जी से, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, याद रखियो डायरेक्ट। अगर भूल जाओ ना तो V को पता है किसकी इक्वल कर देना, क्योंकि ये जो V है नेट ड्रॉप इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस, तो आई जी प्लस जी इंटू जी प्लस आई जी ही जा रही है RS, और यहां से निकाल लेना सीरीज कॉम्बिनेशन, यार कम ऑन, यहां से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये भी याद करके जाने, बढ़िया तरीके से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैंने टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो आप उनको कर लेना, आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो अब देखेंगे नेक्स्ट, बस 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं, और बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, उन पे डिपेंडेंट अगर आते हैं। आप रिविजन करें, मस्त तरीके से रिवीजन करें, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस आपने ज्यादा सोचने नहीं है, इस समय प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए सोचना है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है, मेंटल लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बॉस, आपकी मंजिल आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ओके गाइस, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के कंसेप्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन से द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, उसकी बात करेंगे। और आपको देखो जनरली मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप कर रहे होंगे, तो आपको क्लियर पता होगा, डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो लेट्स सी, तो देखो सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ पावर की। आप बात कर रहे हो तो पावर का जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो याद रख लो, इलेक्ट्रिकल बेसिक फॉर्मूला VI, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट अप्लाइड वोल्टेज रहता है यहाँ पे, करंट भी उसी के हिसाब से कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो दूसरा होता है करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तीसरा होता है दोस्तों वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मूले, हाउ टू यूज दीज टू फॉर्मूलाज, ये आपने सीखना है, ठीक है। कैसे सीखेंगे सर, देखो भाई, अगर दोस्तों बोल रहा है, पहले बल्ब की बात कर लेते हैं, एक बल्ब है आपके पास, ठीक है, एक बल्ब है आपके पास, और आपने देखोगा बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी रहती है, रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग वोल्ट, है ना। तो सपोज करो वहां लिखा है 100 वॉट और इस पे लिखा है 220 वोल्ट, तो ये इसका रेटेड वोल्टेज है VR, ये इसकी रेटेड पावर है, डिजाइंड जो वैल्यूज होती हैं जिन पे बल्ब को डिजाइन किया गया, भाई इन पे ही ऑपरेट करना है इनको, ठीक है। पता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो इनके ऊपर लिखा रहता है, इसकी हेल्प से आप इस बल्ब एक रेजिस्टेंस ही तो है, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बल्ब का, और रेजिस्टेंस यहां से निकाला जा सकता है, देखो V²/P हो जाएगा, तो रेटेड जो दे रखी होगी उसकी वोल्टेज डिवाइड बाई उसकी जो भी पावर दे रखी है उससे आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ से बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा।
सिंपल, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैं इस बल्ब को किसी बैटरी से सप्लाई कर दूं करंट और उसका सप्लाइड वोल्टेज है V, तो बताओ ये कितनी पावर इसको सप्लाई करेगी। बैटरी की सप्लाइड पावर निकालनी है, सप्लाइड पावर। तो भाई हमें पता है पावर कैसे निकाल सकते हैं, बैटरी का वोल्टेज गिवन है तो इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना बस। तो पावर सप्लाइड निकाली जा सकती है, बैटरी का वोल्टेज लेंगे, है ना, जो सप्लाइड वोल्टेज है, ध्यान से समझना, डिवाइड में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यहां पे पुट कर देंगे। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब यहां से कैलकुलेट कर लेना, जब यहां वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो सप्लाइड वोल्टेज और जो रेटेड वोल्टेज है जो बल्ब के ऊपर लिखी है उसका स्क्वायर इनटू पी आर ऊपर जाएगा और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, अगर याद रख सको, वरना कॉन्सेप्ट ये रहा। काफी क्वेश्चन इस पे पूछे गए और यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो अगर उसने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बल्ब लगाए हैं, सपोज करो ये पहला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस R1 है और ये दूसरा बल्ब है उसका रेजिस्टेंस R2 है, समझ गए होंगे आप। ओके, इस तरीके से, और इसमें करंट जा रही है, आपको पता है करंट दोनों में सेम जाएगी। तो चूंकि करंट सेम है ना, तो किस हिसाब से डील करोगे इस क्वेश्चन को। बोलेगा बताओ ये पहला बल्ब है ये दूसरा बल्ब है, कौन सा पहले फ्यूज होगा, कैसे डिसाइड करोगे। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं ना। तो चलो भाई देखते हैं। तो देखो यार, जब करंट सेम हो तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला। करंट सेम है तो पावर जो होगी, डिसिपेटेड पावर होगी इनके अक्रॉस, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी डायरेक्टली। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, वो दैट बल्ब विल फ्यूज फास्ट। ओके, आपसे पूछ लेता है कि किसके अक्रॉस ज्यादा पावर डिसिपेट होगी, मोर रेजिस्टेंस जिसका होगा उसकी पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और सीरीज में एक भी फ्यूज हो गया तो दोनों ही काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, याद रखियो। अच्छा सर अगर ये अगर मान लिया इसकी डिसिपेटेड पावर दे रखी है P1, इसके अक्रॉस P2, तो नेट पावर कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट, सीरीज है दो के लिए, P1 P2 ओवर P1 प्लस P2 से निकाल सकते हो सीरीज में, ध्यान दियो उस बात पे, ठीक है। अगर सर वो रेजिस्टेंस पैरेलल में हुए तो फिर क्या करेंगे बॉस, पैरेलल में हुए तो ये है R1 ये है R2, मतलब बल्ब पैरेलल में हुए। तो देखो पैरेलल में क्या होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा। वोल्टेज जब सेम हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो वोल्टेज सेम हो गया तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो सीरीज का उल्टा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर डिसिपेशन कम होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, वो जल्दी फ्यूज कर जाएगा, समझ गए, वो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, है ना, ऐसे भी समझ सकते हो, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो सर अगर नेट इक्विवेलेंट पावर पूछ ली उसने तो P1 प्लस P2 करके आएंगे, और भी होंगे तो ऐड कर देंगे, सिंपल। इसमें भी ऐसे पूछा जा सकता है कि विच बल्ब विल ब्राइट मोर, द बल्ब इन सीरीज कंडीशन सीरीज कॉम्बिनेशन हैविंग मोर रेजिस्टेंस विल ब्राइट मोर, पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये याद रख के जाइए बढ़िया तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। बस इन दो फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना आपको आना चाहिए। और हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो हीट कितनी जनरेट हो रही है, अगर वो निकालनी है ना, तो आपको पता है यार हीट होती है I² RT। ये तब है जब इसमें जाने वाली रेजिस्टेंस R और टाइम T में जाने वाली करंट कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है, जो नीट में भी पूछा गया है और IIT में भी पूछा गया है, अगर करंट टाइम का फंक्शन दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन नहीं तेरे को बताया था कि भाई अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है और हीटिंग जो उसमें हो रही है टोटल हीट एनर्जी पूछ रहा है, तब आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 तक I² RDT तक, क्योंकि टाइम के टर्म्स में गिवन होगी, तब ये फंडा यूज करेंगे। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन और IIT वगैरह में तो पूछे जाते रहते हैं, ध्यान रखियो बेहतरीन तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर, इतना एटलीस्ट आप रिवाइज करके जाएंगे यार, विद द प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन भी तो करोगे ना, टेंशन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। यार दोस्तों आपको बता देता हूं जल्दी बेहतरीन तरीके से मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना नीट और जेईई में, भाई वो थोड़े लेंथी प्रोसेस में होते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए इसकी क्वेश्चंस करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आप ध्यान से करके जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन आता है। देखो पहली कंडीशन में एक अरेंजमेंट गिवन होगा बैलेंसिंग कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक्स कोई अननोन रेजिस्टेंस होगा, या इधर कनेक्ट करेगा इधर, उसकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक AB वायर है, आपको पता है ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, और इस पे एक बैटरी कनेक्ट की गई है, ये रही बैटरी जिसका EMF कुछ E होगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A पॉइंट पे कनेक्ट है, तो मेजरमेंट यहां से करेंगे जहां पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये की है, की को क्लोज करो तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। फिर पता है क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर का जॉकी है इसको यहाँ पे टच करेंगे, टच करते ही अगर इसमें डिफ्लेक्शन नल हो जाता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड
मीटर ब्रिज कंडीशन। ओके, तो हम ए से लेके डी तक की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस डिस्टेंस पे ए से नल डिफ्लेक्शन आया है, फिर डी से लेके बी तक की लेंथ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर याद रखियो। वो आपसे पूछेगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो पता है फॉर्मूला नहीं याद रखना, कंसेप्ट बता रहा हूं डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इजिली। देखो भाई, उन दो पॉइंट को पकड़ो जो गैलोमीटर पे कनेक्ट है, यानी गैलोमीटर किन दो पॉइंट से कनेक्ट है, सी और डी। डायग्राम याद रखना है, इस पे दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉप कर दो, दोनों को मिलाते हुए इसके लेफ्ट में रेजिस्टेंस, उसी के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो ले लो, लेंथ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ। इसके राइट में जो रेजिस्टेंस है वो ले लो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है डी से लेके बी तक 100 माइनस एल, और जो भी अननोन होगा डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, जो भी अननोन होगा डायरेक्ट यू कैन सॉल्व। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। अब इसमें कंडीशन अप्लाई होंगे, बहुत रेयर होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे कंडीशन अप्लाई होंगी सर, वो बोल देगा कि इस रेजिस्टेंस में पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया x1 पैरेलल में, तो उसका बैलेंसिंग पॉइंट जो जब डी पे मिल रहा था शिफ्ट हो गया किसी डिस्टेंस से, लेट्स सी यहां तक शिफ्ट कर गया, ठीक है, यहां तक शिफ्ट कर गया, और ये लेंथ इसकी बढ़ के हो गई L1। तो बताओ वो जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है। तो एक कंडीशन तो ये बन गई बिफोर कनेक्टिंग इन पैरेलल। आफ्टर कनेक्टिंग पैरेलल क्या करेंगे, सपोज करो जब इनका पैरेलल आप निकालोगे, एक नया रेजिस्टेंस यहां से निकल के आएगा R0 या x0 मान लो, x के नाम से ही। तो पता है क्या करना है, सिमिलरली अब नया बैलेंसिंग पॉइंट चूंकि यहां पे आ चुका है, तो लेंथ A से लेके D तक लेंगे L प्लस L1, और ये जो D से यहां तक लेंथ बचेगी ये, चूंकि L1 इसमें से कम हो गई है तो 100 माइनस L तो पहले से था, L1 कम हो गई है। बढ़िया तरीका बता रहा हूं। तो अब आप C को D को देखो, इसके लेफ्ट में बचा R, तो R लिखेंगे, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको R, उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ पहले L थी, अब हो गई L प्लस L1। देखो L प्लस L1 इज इक्वल टू, यहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया होगा x0 डिवाइड में, यहां पे लेंथ बन गई है 100 माइनस एल माइनस L1। ये दो इक्वेशन यूज करेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। कुछ भी पूछा जाए, अननोन रेजिस्टेंस ज्यादातर पूछा जाता है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप सारे बेहतरीन फॉर्मूले याद करके जाएंगे, चैप्टर बेहतरीन तरीके से आप इसके आने वाले 4 नीट में 4 to 5 क्वेश्चंस और जी मेन में 2 क्वेश्चंस आप बेहतरीन तरीके से करके आ सकते हो। सारा रिवीजन करना, अच्छे से करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। दोस्तों हम आपके साथ हैं, आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी सीरीज को, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रही होगी। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा आपके एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।